कभी किसी की कोई दिल की कोई चाहत होती है तो उस तरह की वो चाहत मेरी पूरी हो गई और मैं यहाँ आज कलाकारों के साथ हमारे जो जितने साहित्यकार उनके साथ बैठता हूँ। हम तो गांव में पढ़े हैं, गांव में रहे हैं, ना कोई कोचिंग थी ना कुछ था, वही टेक्स्ट बुक्स वगैरह ही पढ़ते थे। सुरेश जी, भाई इतनी देर से आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप शुरू से बहुत सीरियस रह रहे हैं। सीरियस क्या है कि म्यूज़िक का काफ़ी शौक भी है। ईश्वर किसी को परफेक्शन दे तो ऐसे दे जैसे लता जी को सिंगिंग की दी थी। जो एकेडमियाँ हैं, संगीत, ललित या साहित्य अकेडमी, इसका कोई काउंटर पार्ट भी है आपके पास? 495 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को जो है हमने लिस्ट किया है। 2 लाइब्रेरी ऐसी हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि कंट्री की ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज में से हैं। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, बहुत सी उनकी पांडुलिपियाँ जो थी वो घरों में रह गई थी या लोकल लोगों के हाथों में चली गई। और भी जो लोग यहाँ हैं उनके घरों में भी काफ़ी सारों के पास मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। सर ऑरल स्ट्रीम के ऊपर जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका क्या स्टेटस है? हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक हमको खाका दिया है। कश्मीर गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान है कि वो हॉल ऑफ फेम टाइप की बिल्डिंग बनाए? स्टेट लेवल पर आप किस तरह के अवार्ड देते हैं? फादर और मेरे फादर इन लॉ क्लास फेलोज भी हैं, बचपन के दोस्त भी हैं। तो ये एक अरेंज मैरिज तो खेतों से वो बरसीम काट के लाते थे, अपनी पंचक्की में आटा पिसवाने भी जाते थे। आज भी मैं किसी भी काम करने में कोई शर्म नहीं करता हूँ, ना ऑफिस में ना घर में। इसलिए मैं स्टाफ के साथ भी बोलता हूँ कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, इकट्ठे करूँ। किस तरह दिल के टुकड़े बड़े हुनर से तूने बिखरा दिए हैं। मेल फीमेल, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना है अब तो। लाइव इमेज के कश्मीर टूर के दौरान आज हम बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के संस्कृति विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता जी से। तो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं सुरेश जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि संस्कृति विभाग में आने से पहले आप कहाँ पोस्टेड थे? रमा जी, मैं बेसिकली फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से हूँ। और फॉरेस्ट के जो अलग अलग हमारे विभाग हैं, जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ विंग है उसको भी मैंने हेड किया है। हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का विंग है उसको भी हेड किया है। हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का विंग है। हमारा वन निगम जो होता है उसको भी मैं हेड कर चुका हूँ। फॉरेस्ट का हमारा जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको भी हेड किया है। तो इससे पहले जो हमारे डिफरेंट लेवल्स की पोस्टिंग्स होती हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर, उनको भी मैंने अलग अलग जगहों में जम्मू कश्मीर में वो पोस्टिंग होल्ड की। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से यहाँ आप कल्चरल में जो सर्विसेज है उसमें आने के बाद आपको क्या डिफरेंट फील हो रहा है? थोड़ा मेरा बचपन से ही कल्चर की तरफ थोड़ा सा रुचि है और लिटरेचर की तरफ खासकर रुचि है। तो ये मुझे अपनी जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अवसर दिया है इस विभाग में और इस तरह के एक अलग परिवेश में काम करने का। तो मुझे थोड़ा सा फॉरेस्ट से जब मैं आया तो थोड़ा सा अलग लग रहा था। लेकिन ये है कि एक आप बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी की कोई दिल की कोई चाहत होती है तो उस तरह की वो चाहत मेरी पूरी हो गई कि और मैं यहाँ आज कलाकारों के साथ हमारे जो जितने साहित्यकार उनके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, उनके कार्यक्रम जो हैं उसमें जाता हूँ। तो उसकी एक अलग जो होती है मन की संतुष्टि और जिसको बोलते हैं माइंड की सेटिस्फेक्शन, वो एक यहाँ महसूस होती है। तो ये जो संस्कृति विभाग है इसके अंतर्गत संगीत, ललित, साहित्य, ये सारी अकेडमियाँ आती हैं। तो इसके अंतर्गत आप किस तरह के प्लान करते हैं, किस तरह के प्रोग्राम हैं? इसमें जैसे बताऊं कि हमारे जो कल्चर है उसमें हमारी लैंग्वेजेस भी हैं, हमारे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी हैं, हमारे विजुअल आर्ट्स भी हैं। तो उन सब का बढ़ावा देने के लिए, उन सब को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए हम तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, हम स्कल्पचर कैंप्स भी करते हैं, पेंटिंग की एग्जीबिशंस और उनके कैंप्स भी करते हैं। उसके सिवा हमारे फोक हमारे जो परफॉर्मेंस है उनके प्रोग्राम करते हैं और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे करते हैं। और कई बार हमें दूसरे प्रदेशों से जो इनविटेशंस आती है वहाँ भी हम कलाकार भेजते हैं। जो एकेडमियाँ हैं, संगीत, ललित या साहित्य अकेडमी, इसका कोई काउंटर पार्ट भी है आपके पास? बिल्कुल, हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, जो हमारा जो संस्कृति विभाग है उसी का एक आगे नीचे अंग है। और ये हमारी एकेडमी जो है ये खासकर काम करती है हमारे जो आर्ट्स जो हैं, चाहे हमारे
परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, या लैंग्वेजेस हैं, लिटरेचर है, उसके बढ़ावे के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, तो उसके जो कार्यक्रम होते हैं, उनके बारे में जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो ये हमारी एकेडमी जो है इसमें काफ़ी सक्रिय रहती है और काफ़ी इसमें कार्यरत है। न्यू जनरेशन को अपनी कल्चर और हेरिटेज के साथ जोड़ने के लिए आपका क्या प्लान है? हमारे जो प्रोग्राम होते हैं जो कल्चर के बारे में, हेरिटेज अवेयरनेस के बारे में, वो पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर सिटीज़ में ही नहीं, इसके बाहर भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और छोटी छोटी जगहों पे जो है वो प्रोग्राम करते हैं। मैं बता दूं कि आजकल जैसे ये जो सीज़न चल रहा है, जम्मू रीजन में थोड़ा सा नीचे वाले पोर्शन में गर्मी होती है, तो वहाँ आजकल आपको पता है वहाँ दंगल का सीज़न होता है, हर गाँव में दंगल होता है। अच्छा। तो बहुत सारे गाँव से हमें आता है कि आप हमें अपनी कल्चरल की वहाँ प्रोग्राम भी करें, तो वहाँ भी हमारे जो हम स्टेज लगाते हैं, लोकल उस एरिया का जो आर्टिस्ट हैं उनको हम प्लेटफार्म देते हैं, वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो आज भी सुबह मुझे एक जगह से वो आया, वो लोगों वहाँ के जो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर हैं जो चुने हुए होते हैं लोगों से, उन्होंने बड़ा धन्यवाद किया कि आपका वो आया। तो बाकी जगहों से भी हमें इस तरह का वो आता रहता है। अभी हम बड़गाम में आने वाले हफ्ते में हमारे 2 यहाँ के कश्मीरी के फेमस जो लिटरेरी पर्सन्स रहे हैं, उनकी एनिवर्सरीज़ पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो एकेडमी हमारी इस तरह से प्रोग्राम जगह जगह कर रही है और जितने भी हमारा यूथ है उनको इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और छोटी छोटी जगहों पे जब यूथ देखता है कि भाई ये इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और ये भी ऑप्शन है, तो वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। डिफरेंट रिलीजियस और नॉन रिलीजियस हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? जम्मू कश्मीर जो है ये एक हम इसको कहते हैं भारत का क्राउन है, ताज है। तो ये फिज़िकली तो आप हम कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे इसकी अगर कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो जहाँ हेरिटेज की इम्पोर्टेंस है और जो जहाँ कलरफुलनेस है, ये उसी हिसाब से भी ताज है ये। और मैं आपको बता दूं कि हमने 2009 में एक सर्वे करवाया था जिसमें हमने 495 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को जो है हमने लिस्ट किया है, और इसमें से हमारी 56 मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो हमारा सेंट्रल एक्ट के है उसके अंडर नोटिफाई हो चुकी हैं, और 54 मॉन्यूमेंट्स हमारी J&K एक्ट के अंडर नोटिफाई हो चुकी हैं। अच्छा। और सेंट्रल एक्ट के अंडर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उनकी रेस्टोरेशन का काम और उनकी प्रिजर्वेशन का काम करता रहता है। और जम्मू कश्मीर जो सरकार है ये जो है हमारी नोटिफाइड या अननोटिफाइड जो हेरिटेज है उसमें काम कर रही है। और हमारा जो यूटी यूनियन टेरिटरी का कपेक्स होता है उसके अंडर इस पर रेस्टोरेशन के काम चल रहे हैं। 2 साल पहले हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है जिसमें हम हेरिटेज रेस्टोरेशन के काम को एक स्पेशल फंड दिया जा रहा है। इस साल भी उसको सरकार ने कोई 100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा हुआ है, और जो पहला फेज़ है इसका उसमें 35 मॉन्यूमेंट्स का काम जो शुरू हुआ है और उसमें काम चल रहा है, और कुछ काम कंप्लीट हो गए हैं और मैक्सिमम काम हमारे इस साल कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही उसका जो फ़ेज़ 2 है उसके लिए हमने एक्सरसाइज शुरू कर ली है, उसके प्रपोजल भी बन रहे हैं, फ़ेज़ 2 भी उसका हम इस साल शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंस जो है और काफ़ी महत्व जो है हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है हेरिटेज रेस्टोरेशन के लिए और हेरिटेज की कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए दे रही है। सर, जम्मू कश्मीर में पढ़ने पढ़ाने का रिवाज है? जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मैं बोलूँ इंटेलेक्चुअल्स, दानश्वर और काफ़ी हाई लेवल के जो जिसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, राइट फ्रॉम आप बोलेंगे अभिनव गुप्त के टाइम से बात करें, कश्यप ऋषि जी के टाइम के से बात करें, कलहन जी के टाइम से बात करें, तो यहाँ की कंट्रीब्यूशन तो मैं कह रहा हूँ कि वो अतुलनीय है। जम्मू कश्मीर स्टेट में लाइब्रेरीज का क्या नेटवर्क है? अभी जो है हमारी जम्मू कश्मीर में हमारा एक डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरीज़ है, लाइब्रेरीज़ एंड सर्च, और उसने 131 लाइब्रेरीज़ पूरे जम्मू कश्मीर में जो जगह जगह पे है जो है हमारी इस्टेब्लिश की हुई हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हैं, तहसील लेवल पे भी सब जगह हैं, और कई जगह हमने जो है तहसील लेवल से नीचे भी हम गए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो हमने सारा वो नेट फैसिलिटी और वो सारा कर दिया है। इस साल हमारा टारगेट है कि तहसील लेवल तक वो फैसिलिटी ले जाएं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 लाख प्लस बुक्स का हमारे पास जो है ज़ख़ीरा है, और हमारे पास जो है लगभग 85,000 प्लस जो हैं
रजिस्टर्ड जो है हमारे लाइब्रेरी गोअर्स हैं और वो रेगुलरली आते हैं हमारे रीडिंग रूम में। कहीं भी आप जाएंगे तो हमेशा भरे मिलेंगे। यहाँ की दो सबसे एंशियंट लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं? हमारे पास 2 लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि कंट्री की ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज में से हैं, जिसमें हमारी एक श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी है जो जम्मू में है, जो 1879 से वो फंक्शनल है। और जम्मू कश्मीर में एसपीएस लाइब्रेरी जो श्री प्रताप सिंह लाइब्रेरी जो है वो 1898 से फंक्शनल है, मतलब 125 साल पुरानी लाइब्रेरी में। उस वक्त महाराजा साहब जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में सोचा कि यहाँ लाइब्रेरीज़ बनाएं और जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोग हैं, जो यूथ हैं, वो पढ़ें और इसका फ़ायदा लें। तो इस तरह की हमारी हेरिटेज है लाइब्रेरीज़ की, तो जिसको कि जम्मू कश्मीर की सरकार बड़े अच्छे से चला रही है, संभाल रही है और भी बढ़ावा दे रही है। तो इसमें ई लाइब्रेरी का भी कोई कंसेप्ट है? बिल्कुल, हमारे जो उपराज्यपाल हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, उन्होंने अभी हमारे पिछले दिनों ही मई में 8 मई को हमारा रिव्यू किया और उनकी बिल्कुल डायरेक्शन है कि ई लाइब्रेरी के लिए हमें काम करना है, तो हम उसको इस साल के प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। डीपीआर हमारी बन रही है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो वो हम उसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट में कितने आर्काइव्स हैं? आर्काइव्स की हम बात करें तो हमारे पास 2 आर्काइव्स हैं, 2 रिपोजिटरीज़ हैं। एक हमारी श्रीनगर में है, हमारी ओल्ड सेक्रेटरीट कम्प्लेक्स जो है वहाँ एक बिल्डिंग है हमारी आर्काइव्स की, बड़ी अच्छी वेल प्लान्ड और प्रॉपर बिल्डिंग है और बड़ा अच्छे से आर्काइव वहाँ रखा है। आपको मैं बता दूँ कि 1962 के बाद 62 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इस साल मार्च में नेशनल कमेटी ऑफ आर्कीविस्ट की मीटिंग हुई है, यानी कि नेशनल लेवल के जो आर्काइव्स की मीटिंग होती है 62 साल के बाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर ने है उसको होस्ट किया है। और वो पूरे कंट्री से आर्काइव्स के एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे और उसको हेड किया था हमारे जो डीजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने उसको हेड किया था। और उन्होंने खुद सबने अप्रिशिएट किया कि जम्मू कश्मीर में क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी हैं कि जिसकी वजह से हमारा आर्काइव्स बड़ा वेल प्रोटेक्टेड है। तो ये श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी हमारी आर्काइवल रिपोजिटरी जम्मू में है, वो हमारी वहाँ जो हमारा एक हेरिटेज कम्प्लेक्स है, मुबारक कम्प्लेक्स, फ़िलहाल वहाँ पे है। बट चूँकि आप जम्मू में जानते हैं थोड़ा सा ह्यूमिड भी होता है, हॉट भी होता है और इसलिए वहाँ टर्माइट वगैरह का भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, डर रहता है। तो उसको संभालने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है, जो हमारा जम्मू कश्मीर में कला केंद्र है, उसके साथ ही एक नई एक स्टेट ऑफ द आर्ट का आर्ट रिपोजिटरी बनाई है, जो आई थिंक इट शुड बी वन ऑफ द लेटेस्ट इन द कंट्री। तो हमारा वहाँ उसको जो हमारा रिकॉर्ड है अब हम वहाँ पे उसको प्रिजर्व करने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में मैं बता दूँ दोनों रिपोजिटरीज़ में हमारा लगभग 13 लाख रिकॉर्ड होल्डिंग्स हमारे पास हैं, जिनको बड़े अच्छे से हमने प्रॉपरली संभाल के रखा हुआ है। और हमारे पास स्कॉलर्स भी आते हैं, विजिटर्स भी आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस साल हमने आर्काइवल रिकॉर्ड्स की 3 एग्जीबिशंस भी की। अच्छा। हमने मार्च एंडिंग में एक जम्मू में JNK में पहला साहित्य उत्सव किया। अच्छा। और उसमें हमने एक एग्जीबिशन आर्काइवल रिकॉर्ड्स की रखी थी, जिसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और उसके बाद 18 मई को हमारा जो वर्ल्ड आर्काइव्स डे होता है, उसमें हमने जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह आर्काइवल एग्जीबिशंस की। और हमारे पास जो विजिटर्स कितने रहे? मेरे ख्याल में जम्मू में, श्रीनगर में तो हमारे पास अराउंड 4-5,000 के आसपास आए। जम्मू में भी चूँकि गर्मी थी 3-4,000 वहाँ भी आए। और ख़ासकर स्कूल्स के और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आए, उन्होंने बड़ी क्यूरियोसिटी दिखाई उसमें। और जब उन्होंने देखा हमारी गोल्ड से लिखी हुई पुरानी हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हमारी JNK गवर्नमेंट की महाराजा साहब के टाइम की, मतलब उस टाइम की पहली गज़ट उन्होंने देखी, हाथ से बने हुए उस टाइम के पुराने मैप्स देखे, कितनी इंट्रिकेट उस टाइम के लोगों ने बनाए हुए हैं। और उस टाइम की जैसे गीता को पर्शियन में ट्रांसफ़र किया हुआ है, कुरान को संस्कृत में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो वो उन्होंने प्रतिलिपियाँ उन्होंने देखी। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी बच्चों में देखने को हमें मिली। तो आपने उनको सेल्फीज़ और फोटो भी उठाने दी? बिल्कुल हमने उनको पूरा उसको प्रोत्साहन दिया कि आप इसको देखें, समझें, फ़ोटो भी लें। और उन्होंने काफ़ी उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। और एक चीज़ मैं और बता दूँ इसमें आपको, मुझे कुछ सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी तरफ से बड़े अच्छे कम्प्लीमेंट्स आए। क्योंकि उन्होंने भी नॉर्मली इस तरह की जो है इनिशिएटिव देखे नहीं थे।
तो उनको भी अपने पुराने टाइम की जो चीज़ें थी उनको कुछ देखी थी या सुनी थी, तो उनसे भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे जैसे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है कि ये हम जो है इसको हम रेगुलरली करेंगे हर महीने 2 महीने में, ताकि इसके बारे में अच्छी अवेयरनेस लोगों में आ जाए। तो आप इसका एडवर्टीज़ कैसे करते हैं? हमें इसको तो हम एक प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं जी। साथ में ही अपना जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी हम इसको लगा देते हैं, तो उसकी वजह से रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो लोगों को पता चल जाता है कि ये होने वाला है। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो ये माना जाता है कि बहुत सी उनकी पांडुलिपियाँ जो थी वो घरों में रह गई थी या लोकल लोगों के हाथों में चली गई। तो उन सब पांडुलिपियों को आप कोई लिस्ट करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, उनके घरों में भी थी और भी जो लोग यहाँ हैं उनके घरों में भी काफ़ी सारों के पास मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको हमने अच्छी तरह से लोगों में उसके बारे में जागृति लाने की कोशिश की है। और पिछले जो हमारे लगभग 10-20-30 साल जो भी रहे हैं, हमें बीच बीच में हमारा स्टाफ काफ़ी एक्टिवली लोगों को जिनको लगता है कि वहाँ पे हैं, चाहे रिलीजियस प्लेसेस हैं या जो पुराने हमारे लोग जिनके पास पुराने घर हैं उनको कांटेक्ट करके 30,000 प्लस हमारी जो ओल्ड रेयर बुक्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स लोगों के पास हैं वो हमारे पास रजिस्टर हुई है, वो रजिस्टर्ड है हमारे पास, रजिस्टर्ड है। मगर हैं किसके पास? वो जो लोगों के पास हैं अभी उन्हीं की पोसेशन है, उन्हीं के पास पोसेशंस में है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे उनको अप्रोच करने की कि अगर वो हमें अपनी रिपोजिटरी में रखने को दे दें तो हम उसको भी वहाँ प्रिजर्व करके रखेंगे। तो वो जिन लोगों के पास है वो लोग कश्मीरी पंडित हैं या मुस्लिम हैं? सबके पास है, कश्मीरी पंडित्स के पास भी हैं, मुस्लिम्स के पास भी हैं, और अलग अलग जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सबके पास हैं, सबके पास हैं। जम्मू रीजन में भी हैं, कश्मीर रीजन पे भी हैं, जो पुराने जिनके पास हेरिटेज का वो रहा है, कोई सिलसिला रहा है, उनके पास वो है। आज जब कश्मीर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो यहाँ का जो ओल्ड बिल्डिंग आर्किटेक्चर है उसको सिस्टमेटिक मैनर से रखने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनके रिवाइवल के लिए जो होता है वो उसका कंजर्वेशन प्लान के हिसाब से होता है। तो जब भी हमारा जो विंग है, आर्कियोलॉजी विंग जो होता है, वो किसी बिल्डिंग की हेरिटेज के लिए उसको कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए टेक ओवर करता है या किसी के साथ दूसरे विंग को असाइनमेंट देता है, चाहे वर्क्स डिपार्टमेंट है या कोई है, तो उसको वो कंजर्वेशन प्लान उसका बनाते हैं, उसकी डिटेल्स वर्कआउट करते हैं और उसी तरह से वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आप कभी कहीं जाएँ यहाँ जहाँ पे रिस्टोरेशन का वर्क हुआ है तो आप देखेंगे कि तो ओरिजिनल मटेरियल के साथ, जहाँ चूना सुर्खी लगा है तो वही लगा करके उसकी वापस प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन रिस्टोरेशन की जा रही है और ओरिजिनल चीज़ के साथ ही उनको हम वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमेंट वगैरह वो वहीं लगाते हैं जहाँ पे कोई नई चीज़ का कोई बेसिक वो बनाना हो, अदरवाइज उसको ओरिजिनल मटेरियल के साथ ही रिस्टोर करने की जा रहे हैं। उसी तरह की ब्रिक उसी तरह का सारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन उस तरह की अगर कोई वुड वगैरह है तो कार्विंग वगैरह भी करने की वैसी कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कास्ट इंटेंसिव है, लेकिन ये है काफ़ी कास्ट इंटेंसिव है, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। एक फ़ेज़ में हमने 31 वाइप किए हैं, कुछ ऑलरेडी हमारे चल रहे थे, तो लेकिन मुझे लगता है कि इस साल हम जो है 20 प्लस जो है इस साल हम कंप्लीट कर देंगे। ये जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है इसमें सर ऑरल स्ट्रीम के ऊपर जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था वो कितने, उसका क्या स्टेटस है? देखिए वो जो प्रोजेक्ट का वो मैंने भी सुना है, वो हमारा संस्कृति विभाग नहीं देख रहा है, तो मैं भी अभी वहाँ जाना चाहता था बट रिसेंटली कुछ वजह से जा नहीं पाया। वो रिसेंटली जाऊँगा तो अगर वहाँ का कुछ लगता है अपडेट करूँगा। बट मैंने सुना है कि एक वहाँ कुछ फाउंडेशन स्टोन रखा था और कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, तो देखता हूँ अगर मैं रिसेंटली जैसे मौका मिला वहाँ जाने का तो आपको अपडेट करेंगे उसके बारे में। कश्मीर में टूरिज़्म की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो हेरिटेज टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने अक्सर मीटिंग्स ली हैं रिसेंटली, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक हमको खाका दिया है, बनाकर बताया है, एक जो गाइडलाइन दी है कि जम्मू कश्मीर में नेचर टूरिज़्म तो है ही है, बट इसके साथ हेरिटेज टूरिज़्म, क्राफ्ट टूरिज़्म और एडवेंचर टूरिज़्म, इनकी भी बहुत पोटेंशियल है, तो इन पे भी काम करना है।
तो इन तीनों पे जो है हमारे जो अलग अलग विंग्स हैं, चाहे हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का विंग है, या हमारे जो स्पोर्ट्स का विंग है और संस्कृति विभाग है, सब सारे अपने अपने विंग जो अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं। और हम लोग जो है हेरिटेज की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, साइट्स है, उसके बारे में हम पॉपुलराइज करते रहते हैं। और हम हेरिटेज की एक डिटेल लिस्ट बना करके हमने टूरिज्म विभाग के साथ भी साझा की है कि वो भी अपने जो उनके पोर्टल हैं या उनके जो भी वेबसाइट वगैरह का वो भी उसको कर रहे हैं, और भी जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो वहाँ देते जा रहे हैं। तो हेरिटेज की साइट भी अब काफ़ी सारा टूरिज़्म जो है वो देख रहा है, जा रहा है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने म्यूज़ियम की बात की थी, जो स्टेन्स के उनके नाम से वो कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में एज सच भी म्यूज़ियम है, हमारा जो SPS म्यूज़ियम है, बड़ा हेरिटेज म्यूज़ियम है एक हमारे पास, जो हमारे श्रीनगर में है। और इसी तरह से जम्मू में डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है। और उन म्यूज़ियम में जम्मू कश्मीर की जो हमारी विरासत है बड़े अच्छे से हमने संजो के रखी हुई है। काफ़ी उसके लिए हम फर्दर पॉपुलराइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड म्यूज़ियम डे पे हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया, तो काफ़ी अच्छी हमें वहाँ रिस्पांस मिला है। और इसमें जो है इतनी रिच हमारी एक वहाँ पे कलेक्शन है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा कि हमारे जहाँ पुलवामा में एक टेंपल से कोई एक हमारी मूर्ति चोरी हो गई थी, और वो कहीं जर्मनी में पहुँच गई। और वहाँ पे हमारे JNK से ही जो सुनने में आया, हमारे एक कश्मीरी पंडित ही जो बाई चांस जर्मनी में थे, उनको कहीं पता लगा कि कहीं उसकी ऑक्शन हो रही है, और उनको शायद कुछ नॉलेज था, तो उन्होंने वहाँ की एम्बेसी के नोटिस में लाया। और वहाँ पे उस मूर्ति को फिर एम्बेसी ने अपने उसमें ले लिया, पोसेशन में ले लिया। और हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2017 में वहाँ गए थे, तो वहाँ की चांसलर जो एंजेला मार्केल थी, उन्होंने वो उनको जो थी वापस दी, और फिर वहाँ से उन्होंने हमें भेजी, और हमारे SPS म्यूज़ियम में वो रखी हुई है। मगर इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास पोसेशन, जो हम लोगों को बताते हैं, और लोग आके देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। सुरेश जी, कश्मीर में बहुत सी एमिनेंट पर्सनालिटियाँ रही हैं, तो क्या कश्मीर गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान है कि वो हॉल ऑफ फेम टाइप की बिल्डिंग बनाए, जिससे कश्मीरी सोसाइटी को उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चले? अभी उस तरह से तो मैं नहीं बता सकता कि कोई है, लेकिन अगर आप हमारे टैगोर हॉल में यहाँ जाएंगे, जो हमारी कल्चर एकेडमी का जो कल्चर सेंटर है कश्मीर में, वहाँ कुछ नोटेड पर्सनैलिटीज़ की हमने वो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगाई हुई हैं। और इसी तरह से हम प्लान कर रहे हैं कि इस तरह की जितनी भी हस्ती हैं उनकी काफ़ी सारों की हम एनिवर्सरीज़ वगैरह मनाते हैं। बट जो आपकी ये सुजेशन है, इस पे हम ज़रूर काम करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से करके हम इसको जो है ज़मीन पे लाएं। ये अच्छी सुजेशन है आपकी, इसको कहीं ना कहीं से हम इसको करेंगे। स्टेट लेवल पर आप किस तरह के अवार्ड्स देते हैं? राष्ट्रीय लेवल पे कुछ अवार्ड्स होते हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट भी जो होती है, जैसे हमारा रिपब्लिक डे है, उस टाइम कुछ अवार्ड जो होते हैं नोटेड फील्ड्स में, चाहे वो सोशल सर्विस में हूँ, चाहे लिटरेचर में हूँ, चाहे आर्ट्स में हूँ, चाहे फिल्म्स में हूँ, तो उसको एक गवर्नमेंट की हाई लेवल कमेटी होती है, जो लोगों की वहाँ नॉमिनेशंस आई होती हैं, उसको एग्जामिन करके वो हर साल दी जाती हैं। और हमारी जो कल्चर एकेडमी है, ये भी इस तरह की एक स्कीम बनाने पे काम कर रही है, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की डायरेक्शंस है हमको, तो वो भी हम इस साल उसको ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं। सुरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई? रमा जी, मैं बेसिकली हमारा जो जम्मू संभाग है उसका एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टार्टिंग में ही आप अगर पंजाब से आते हैं, हाँ, तो उसका जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का नॉर्दर्न पोर्शन है, बिलावर, बसोली, बनिया, आपने सुना होगा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जो जम्मू सिटी से मेरा गांव लगभग 120 किलोमीटर है, और वो हिमाचल के बॉर्डर की तरफ है। तो वहीं हम के रहने वाले हैं, वहीं पढ़े हैं स्कूल में। तो उससे आगे फिर बढ़ के आके कॉलेज वगैरह पढ़ के। तो आपने कौन सी स्ट्रीम से आपकी मास्टर्स की? मैं बॉटनी से मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की है जी। और 1987 में मैंने मास्टर्स की। MSc के स्टूडेंट होकर आप सिविल सर्विसेज में कैसे आ गए? वो तो आप समझते हैं, जैसे हम भारत में सब लोग ही अच्छे कैरियर के लिए जो है कोशिश करते हैं,
और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की मैंने। एमएससी के बाद स्कूल टीचर की मेरी जॉब लग गई, तो अपने वहाँ ही वो शुरू की मैंने। और उसी दौरान मैंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम वगैरह दिए, तो उस टाइम मेरी 91 में आईएफएस में सिलेक्शन हो गई। तो पहला अटेम्प्ट क्लियर कर लिया? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा। हाँ, पहले में नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट में हो पाया। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। पर्सनल लाइफ में मैं बताऊं कि हम तो गांव में पढ़े हैं, गांव में रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्कूल में वहाँ जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था गांव में, तो मेरे घर पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया आती थी तीसरे दिन पहुंचती थी। अच्छा। काफ़ी उस टाइम था, आज तो टेक्नोलॉजी के और उसकी वजह से काफ़ी वो हो गई। और ना कोई कोचिंग थी ना कुछ था, वही टेक्स्ट बुक्स वगैरह ही पढ़ते थे। और उसके बाद तो फिर अपने उधमपुर में मेरे मामा जी रहते थे। 10th के बाद फिर वहाँ आ गए, 11th ऑनवर्ड्स वहाँ पढ़ी, फिर ग्रेजुएशन की वहाँ से। उसके बाद फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए वहाँ आ गए, हॉस्टल में रहे। आपकी शादी कैसे हुई? मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर हैं जी। मेडिकल कॉलेज जम्मू में, एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं फार्माकोलॉजी विभाग में। वो भी बेसिकली मेरे ही गांव से हैं। मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ क्लास फेलोज भी हैं, बचपन के दोस्त भी हैं। तो ये एक अरेंज मैरिज थी? तो उस हाँ, अरेंज मैरिज ही थी बिल्कुल। बाकी जैसे हमारे यहाँ रूरल लाइफ होती है जिसमें सब चीज़ें फैमिली, जॉइंट फैमिली, अरेंज मैरिज, वो उसी तरह से है सारा का सारा। उसी तरह के हमारे जिसको बोलते हैं कि संस्कार, संस्कृति उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सुरेश जी, आप तो अभी बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि मैं तो भैंसों को भी नहला लेता था, चारा खिलाता था और धो लेता था। बिल्कुल बिल्कुल। गाँव में तो आपको जानते ही हैं, जैसे हमारे गाँव में हम लोग तो गाय वगैरह भी रखते थे। और उनके लिए जो पेड़ से जो टहनियाँ काट के लानी, वो खेतों से वो बरसीम काट के लाते थे। तो गांव में तो पहले तो चूल्हे से आग खाना बनाता था, तो फॉरेस्ट से वो पास से जंगल से वो सूखी सूखी लकड़ियाँ भी लाते थे। अपनी पंचक्की में आटा पिसवाने भी जाते थे। तो सारे काम करते थे, पढ़ते भी थे, सब काम करते थे। तो आटा खुद उठा के ले जाते थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब करते थे। और आज भी मैं किसी भी काम करने में कोई शर्म नहीं करता हूँ, ना ऑफिस में ना घर में। इसलिए मैं स्टाफ के साथ भी बोलता हूँ कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। कई बार मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब कोई काम कर रहा होता हूं तो शाम को लेट हो जाता हूं, तो कभी कभी ड्राइवर भी नहीं होता था। अच्छा। वो कई बार हुआ है ऐसा कि उसको भी कोई इमरजेंसी पड़ गई, मैंने कहा चले जाओ, चाबी छोड़ जाओ, मैं खुद गाड़ी लेके चला जाऊंगा। गाड़ी दरवाजे को अपना काम ख़त्म करके कुंडी मार के और चौकीदार को बोला भाई अब आप बंद कर दो, मैं जा रहा हूँ। आदमी से जब हाथों से सारा काम किया हो तो फिर कोई परेशानी नहीं आती। और फिर उससे क्या होता है, आदमी दूसरे की परेशानी भी समझता है। बिल्कुल। क्योंकि कोई आपका छोटा स्टाफ है, अगर कोई बताएगा कि नहीं उसको घर में ये प्रॉब्लम है, तो जब मैंने घर में खुद महसूस की होगी तो मुझे लगता है वाकई ये हो सकती है। तो आप उसको ज़्यादा बेहतर फील कर सकते हैं। ये मेरा मानना है कि आदमी अगर ग्राउंड से उठा है और ग्राउंड से जुड़ा है तो वो सबकी जज्बात जो है, सबकी फीलिंग्स अच्छे से समझता है। ये बताइए सुरेश जी, भाई इतनी देर से आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप शुरू से बहुत सीरियस रह रहे हैं, तो क्या निजी ज़िंदगी में हमेशा सीरियस रहते हैं? सीरियस क्या है कि मतलब मैं हर चीज़ को बड़ी मतलब अपनी से पूरी पैशन के साथ करता हूँ। जो भी काम करना है, चाहे अपना घर का काम है, चाहे ऑफिस का काम है, जो भी असाइनमेंट होती है तो उसको पूरी लगता है कि पूरी जो भी मेरा बेस्ट हो पूरा दिया जाए। और उसको आप सीरियसनेस बोलें या सिंसियरिटी बोलें, जो आप ठीक समझें आप बोलें। आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको बताऊं, मुझे म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ भी है। ये एक यूनिक जो इन्होंने इनिशिएटिव यहाँ लिया है, मैं इनका बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैंने अपने बच्चों को भी म्यूज़िक में डाला था, लेकिन वो तो चलो बाद में मेडिकल लाइन में चले गए दोनों के दोनों। लेकिन बड़ी बेटी तो मेरी जैसे वो वायलिन की काफ़ी अच्छा उसने सीखा था, छोटी वोकल में थी। तो मैं लता जी का बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर किसी को परफेक्शन दे तो ऐसे दे जैसे लता जी को सिंगिंग की दी थी। तो वो मेरा उनके किशोर दा के और रफ़ी साहब के उनके गाने सुनता हूँ और मूवीज़ भी देखता हूँ। स्पोर्ट्स का भी मुझे है अच्छा शौक़। टेनिस हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल,
इवन बॉक्सिंग वगैरह वो भी देखता हूँ। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो ज़्यादातर वही होता है, टीवी में देखा वो किया। बाकी ये होता है कि कहीं मुझे कोई लिटरेरी प्रोग्राम मिले तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ जो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं संस्कृति विभाग के आने का कोई भी प्रोग्राम होता है मैं जाता हूँ और पूरा पूरा बैठता हूँ। और वो मुझे अक्सर क्या कम्प्लीमेंट देते हैं कि पहली बार हमने कोई चीफ गेस्ट देखा जो 4-4 घंटे पूरा पर बैठता है। पूरा मुझे उसमें इतना मज़ा आता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ आया हूँ, अगर मैं इसका मज़ा नहीं लिया तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इस हिसाब से तो आपको संस्कृति मंत्रालय जो ये विभाग दिया है बिल्कुल सही है। हम बिल्कुल, मैं इससे तो बहुत खुश हूँ और मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है जो मेरी पैशन थी वो वाला काम मुझे दिया। तो मैं इसलिए इसको बड़ी पैशन से करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ऐसी फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई हो? मूवीज़ में मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे हमारी एक वो फिल्म आई थी भारमी फेर, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि किस तरह से एक आदमी इतनी मेहनत करता है और किस तरह से राइज करता है, और रियल लाइफ हीरो है वो। तो इसी तरह से रियल लाइफ हीरो से ही हमारी जो है जो सर हमारा जो सारा सोसाइटी हमारा सिस्टम सब चलता है। उन्हीं पे मूवीज़ बनती है, उन्हीं पे स्टोरीज़ बनती हैं, उन्हीं पे नावल बनते हैं। चाहे आप हमारे छत्रपति शिवाजी जी का देख लें, रियल लाइफ हीरो रहे हैं वो। हमारी लक्ष्मीबाई जो हैं उन वो हैं, धोनी हैं हमारे, वो क्रिकेट में रियल लाइफ हीरो हैं। तो इनकी मुझे जो होती हैं बायोपिक्स वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जैसे आप साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हो, तो कुछ लेखन का भी शौक है आपको? ऐसे कभी कभी इमोशनल जो होती है आउटबर्स्ट वो हो जाता है, उसको कभी थोड़ा थोड़ा लिख भी लेते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? मैं थोड़ा उर्दू में लिखता हूँ, थोड़ा सा डोगरी में भी लिख लेता हूँ और हिंदी में भी थोड़ा, क्योंकि बेसिक एजुकेशन उर्दू में हुई है तो थोड़ा ज़्यादा उसी तरफ थोड़ा सा, क्योंकि वो हिंदुस्तानी भाषा है बेसिकली, जो हमारी मूवीज़ में भी वही चलती है ज़्यादा। और खूबसूरत भी है, सुंदर भी है। तो उसमें कोई अपना लिखा हुआ कोई नज्म या कुछ आप सुनाना चाहेंगे? एक काफ़ी पहले लिखी थी कॉलेज टाइम में, थोड़ा सा मुझे याद आया, मैं आपको बताता हूँ। वफ़ा भी न चाहे तो कर तू मुझे, वफ़ा भी न चाहे तो कर तो मुझे, फ़ना भी चाहे तो कर दे मुझे, कबूल कर मेरी फ़कत एक इल्तिजा, नज़र से ना अपनी गिरा तो मुझे। वाह, बहुत इकट्ठे करूँ किस तरह दिल के टुकड़े, इकट्ठे करूँ किस तरह दिल के टुकड़े, बड़े हुनर से तूने बिखरा दिए हैं, ज़माना है बेशक कदरदां तेरा, मगर उससे बेहतर पता है मुझे। क्या बात है। तो ये क्या किसी खास व्यक्ति के लिए लिखी थी या ऐसे ही कभी इमोशनल आउटबर्स्ट कॉलेज टाइम में किसी एक फ्रेंड के साथ कभी कोई डिफरेंस हो गया तो थोड़ा मेल फीमेल? मैं आपको एक मेल ही था, एक अच्छा मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, तो किसी बात पे नाराज़ हो गया था वो, तो मैं उस पे ये इमोशंस उसको इमोशंस अपने मैंने वो किए। तो हालांकि वो आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना है, अब तो स्लैंग मैं मिड 80s की बात आपको बता रहा हूँ। लाइफ में अच्छे दोस्त जो हैं बड़े कम मिलते हैं, और अगर दोस्त हों तो ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रहती है। आप बहुत सारी चीज़ें जो बातें जो होती हैं वो आप सिर्फ दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं, और इंसान जो है मैं कहता हूँ कि लिवली रहता है जब वो दोस्तों के साथ रहता है, और रहना भी चाहिए। सोशल इंसान सोशल एनिमल है, और सोशल कंटेक्ट इंसान को ज़िंदा रखने चाहिए। सुरेश जी, आपके समय पे जो IAS और IFS बनते थे और आज जो IAS और IFS बनते हैं, उन दोनों के बुनियादी एटीट्यूड में क्या अंतर है? देखिए ऐसा है कि जनरेशन गैप तो हमेशा रहा ही है। हम अगर अपने पेरेंट्स के साथ देखें, अपने बच्चों के साथ देखें, तो उसी तरह से जनरेशन गैप अब है। अब जैसे पहले जो थे, मुझे लगता है थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी, सीरियसनेस वो थोड़ा सा था, और आज थोड़ा सा क्विकनेस ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट है, और थोड़ी कभी कभी जल्दबाजी भी महसूस होती है। इसको मैं जनरेशन गैप बोलूँगा, वो तो डिफरेंस तो थोड़ा सा टाइम के हिसाब से रहता ही है। तो आप कुछ उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जो हमारे से पहले वालों ने, उन्होंने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बेस्ट किया। आज के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आज वाले कर रहे हैं, तो अगले सर्कमस्टांस के हिसाब से अगले करेंगे। तो सोसाइटी उसी से ग्रो कर रही है, राष्ट्र उसी से आगे चलता है और आगे चलेगा। ये आज हमारे साथ थे सुरेश जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं संस्कृति विभाग जम्मू कश्मीर के। सुरेश जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।